गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती है। जैसे आप चिट्ठी लिखते हैं, लेटर अगर लिखते हैं, खैर अब तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब लेटर लिखते थे तो आप ये लिखते थे कि वो इंडिया में किस प्रदेश में है, किस स्टेट में है, फिर किस सिटी में है, उसके बाद मोहल्ले का नाम, गांव का नाम और पिन कोड लिखते थे। उसी तरह से क्वांटम संख्या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल पोजीशन को बताती है कि वो एटम में किस जगह पर स्थित है, उसकी जो न्यूक्लियस से दूरी कितनी है, वो जिस उपकोष में है, वो जिस सेल में है, जिस ऑर्बिटल में है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उन सारी चीज़ों की जो जानकारी देता है वो है क्वांटम नंबर। देखिए, इसको अगर फ्यू वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये जस्ट होता है पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, पोस्टल एड्रेस जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। आइए क्वांटम संख्याओं के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वांटम संख्याएं जो हैं वो 4 प्रकार की हैं। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोर ने खोजा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको सेकेंडरी क्वांटम संख्या, दिगंतीय क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, सेकेंडरी क्वांटम संख्या और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको तो हम श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उसको श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, जी हाँ, इसको देखिए स्मॉल n से डिफाइन करते हैं और ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा तो जो सबसे अच्छी थ्योरी स्टार्टिंग में आप लोगों को लगी होगी, जो कि कुछ एक्चुअल रदरफोर्ड के बाद कुछ एक्चुअल पोजीशन को बता रही है, तो वो बोर की थ्योरी थी। उसमें देखिए क्या था, इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ एनर्जी लेयर्स हैं जिन्हें आप लोग कोष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो इन एनर्जी लेयर्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये जो एनर्जी लेयर्स हैं, जिसको हम लोग कोष कहते हैं, सेल कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, और इसे स्मॉल n से हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा और चौथा ये जो सेल है, ये आगे की तरफ जा रहा है। अब देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है, पहले कोष में स्थित है, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है वो 1 हो जाएगी। अगर हम कहें कि n बराबर 1 है, तो इसका अर्थ ये है कि हम पहले कोष की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1 है, तो वो ये बता रहा है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जस्ट बगल में स्थित है, क्योंकि उसका कोष क्या है, 1 है। दूसरी चीज़ देखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 4 है, इसके लिए n बराबर 3 है, इसके लिए n बराबर 2 है और इसके लिए n बराबर 1 है। तो आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से यहाँ पर स्थित है, इसके बाद इसकी दूरी, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये इससे दूर चला जा रहा है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो n है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से, न्यूक्लियस से कितना दूर है।
जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 है, इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 4 है, क्योंकि अब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कितनी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें केवल s सबसेल होता है, इसमें sp होता है, इसमें sp d होता है, इसमें sp d और f होता है। न्यूक्लियस के सबसे पास s होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f होता है। अब देखिए कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे इस वाली सेल से हम लोग अगर इस वाली सेल में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो सेल है इसकी ऊर्जा इस वाले से कम है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ये जो सेल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ को समझिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को बताती है। ये इसके यहाँ पर स्थित है। फिर अगर यहाँ पे होगा तो n बराबर 2। जाहिर सी बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि n बराबर 1 है और n बराबर 2 है तो बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होगा। तो जो n बराबर 1 में होगा वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा। इसी तरह देखिए कि वास्तव में ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसकी खोज बोर ने की थी और इन्होंने इन सेल्स को नाम दिया था K, L, M, N। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एक सिंपल सी चीज़ है कि जब किसी बच्चे ने हाई स्कूल में कदम रखा तो उसको ये बताया गया कि बेटा एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ सर्कल हैं। जानते हैं ये जो इमेजिनल, ये काल्पनिक सर्कल हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जाहिर सी बात है ये नाभिक से दूरी बताएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इससे अधिक ऊर्जा, यहाँ पर है तो इन सबसे अधिक ऊर्जा और यहाँ पर है तो सबसे अधिक ऊर्जा को बताएगा। और दूसरी चीज़, यदि n बराबर 1 है तो आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका आकार ऐसा होगा, यानी वो किस तरह से होगा, केवल एक कोष वाला होगा। अगर हम कह दें कि n बराबर 2, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, न्यूक्लियस के बाद 2 कोष होंगे, यानी परमाणु का आकार, एटम का आकार बढ़ गया। यदि हम कह दें 3, n बराबर 3, यानी जो सर्कल हैं वो कैसे हो गए, 3 हो गए। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ये भी बताता है कि कोई एटम है तो उसका साइज क्या है। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसका मान n बराबर, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि एनर्जी लेयर्स कितनी हैं। अब जैसे जैसे हम लोग एटम्स की खोज करेंगे तो हमें पता चलेगा इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एनर्जी लेयर्स हो सकता है शायद और मिले। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका मान इन्फाइनेटिव हो सकता है, अनंत हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, बोर ने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इन्फाइनेटिव हो सकता है। अब ये शून्य क्यों नहीं हो सकता? देखिए अगर कोई एटम है तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर आप मान लीजिए हाइड्रोजन में तो खैर न्यूट्रॉन नहीं होता, अगर मान लीजिए कि हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कम से कम एक कोष की आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी जो एटम है उसमें n का मान शून्य नहीं हो सकता, 1 तो जरूर रहेगा। इन्फाइनेटिव हो सकता है पर शून्य नहीं हो सकता। जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। देखिए जो ये जो सेकेंडरी क्वांटम संख्या है ये इसकी जो सबसे खास बात है ये किसी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को बताता है, कोणीय संवेग को बताता है। अब देखिए मान लीजिए कि आप एनर्जी लेयर्स जानते हैं
इन एनर्जी लेयर्स में, अब बोर ने देखिए, बोर के नियम का एक अपवाद है कि उन्होंने एक सिंगल लाइन की कल्पना की थी। उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन की कल्पना की थी, लेकिन जब इसको हाई रिजोल्यूशन से देखा गया था, उच्च तकनीक से देखा गया था, तो उन्होंने पाया कि ये जो सिंगल लाइन है ये कई लाइनों से मिलकर बनी हुई है। दरअसल स्पेक्ट्रम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन या इलेक्ट्रॉन के बारे में कई इंफॉर्मेशन देता है। सिंगल लाइन को मिलने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्चुअल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर जगह पर रेंडमली पाई जा रही है। लेकिन जब कई लाइन मिली, यहाँ देखिए, जब बोर के नियम जो बताया उन्होंने कि एक सिंगल लाइन है, जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कई लाइन है। इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर लाइन में एक विभिन्न प्रकार के उपकोषों में पाया जा रहा है। इसलिए ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये जो कोष है, इसमें कुछ छोटी छोटी और लाइनें भी होती हैं, और वो लाइनें उपकोषों की होती है। जैसे इसमें S है तो इसमें sp है। ये जो उपकोषों के बारे में, उप ऊर्जा स्तर के बारे में, सब एनर्जी लेवल के बारे में जो क्वांटम संख्या इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है, उसको हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। देखिए, ये जो है स्मॉल n, ये जो कोष हैं, इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर जो उपकोष होते हैं उसके बारे में जो जानकारी देता है उसको सेकेंडरी क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे ये जो है, ये s और p, ये सेकेंडरी क्वांटम संख्या के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस जो n बराबर 2 है, मुख्य क्वांटम संख्या जो 2 है, उसमें उपकोषों की जो संख्या है वो 2 है। कौन सी है? S और P। यहाँ पे जो कोष हैं वो SPD हो जाएंगे और यहाँ पर SPDF। तो यहाँ देखिए, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसी के द्वारा एजीमुथल क्वांटम संख्या या सेकेंडरी क्वांटम संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए कि सपोज कीजिए कि n बराबर 1 है, तो n बराबर अगर 1 है तो उसके लिए सेकेंडरी क्वांटम संख्या L का मान 0 होगा। जी हाँ, L का मान n के मान पर निर्भर करता है। इसका मान 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक का अर्थ ये है, यदि n बराबर 1 है तो इसको हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, और n-1 अगर करेंगे यानी कि 1-1 करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। इसलिए L का मान यहाँ पे 0 रखा गया। 0 का अर्थ होता है सबसेल S। तो यहाँ देखिए n बराबर 1 यानी मुख्य क्वांटम संख्या पहले कोष में केवल एक उपकोष S पाया जाएगा। यदि हम बात करें n बराबर 2 यानी दूसरे कोष में, तो L का मान 0 से n-1, तो सबसे पहला मान तो 0 हो गया। फिर n-1 का अर्थ क्या है? n बराबर यहाँ पे देखिए 2 है और -1 का अर्थ है 2-1 बराबर 1, तो 0 से n-1 यानी 0 और फिर 1। इसका क्या अर्थ है? मैंने पहले ही कहा 0 होता है S के लिए और 1 होता है P के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि n बराबर 3 है तो यहाँ देखिए SPD है, तो L का मान फिर से स्टार्ट करेंगे 0 से n-1, तो ये क्या है? 0 हो गया, 1 और n बराबर 3 है तो n-1 कितना होगा? 3-1 दैट इज 2, तो 0 से n-1 दैट मीन्स ये क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये हो गया आपका S, ये हो गया P और ये क्या हो गया? D। सपोज कीजिए कि हम बात करें n बराबर 4 के लिए, तो L का मान 0, 1, 2, 3। इसका अर्थ क्या हो गया कि चौथे कोष में उपकोष कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, जो क्रमशः S, P, D और F को डिनोट करते हैं। तो इसको समझिए कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो कोषों को बताती है, और सेकेंडरी क्वांटम संख्या जो होती है उपकोषों को बताती है और उसके आकृति को भी बताती है।
देखिए उपकोषों का अर्थ क्या है। उपकोषों का अर्थ ये है कि यहाँ पर S में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो P में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों से थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे ये कोष है, हम पहले जानते थे यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो कोष होता है, सेल होता है, उसमें अलग अलग एंगुलर मोमेंटम के साथ, कोणीय संवेग के साथ घूमते हैं। इसीलिए अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होने के कारण वो जिसका अलग अलग एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए किसी का S है, किसी का P है, किसी का D है और किसी का F है। दरअसल एंगुलर मोमेंटम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर एनर्जी को बताती है। जैसे कोष है, सेल्स हैं, जैसे जैसे ये सेल्स बढ़ते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये सब सेल बढ़ते जाते, जैसे S की एनर्जी, P की एनर्जी, D की एनर्जी, S की कम होगी, P की ज़्यादा होगी, D की उससे ज़्यादा होगी और F की उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर S, P, D जो है, ये जो अंतर है किसका है? एंगुलर मोमेंटम का, या यूँ कहें एनर्जी का अंतर है। अन्यथा यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोष में इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर स्थित हो सकते थे, लेकिन एक ही सेल में, एक ही कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी इतनी अलग प्रकार की होती है कि उसके लिए उपकोषों का कंसीडर किया गया, उसके लिए उपकोषों की संरचना की गई। एक काल्पनिक चीज़ बनाई गई, एक काल्पनिक ऑर्बिटल बनाए गए जिसके द्वारा हम ये समझ सकें कि भाई इलेक्ट्रॉन जो कम एनर्जी वाला है वो S में रहेगा, उससे थोड़ा एनर्जी वाला वो P में, उससे थोड़ा एनर्जी वाला D में, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला F में होगा। इसीलिए SPDF की कल्पना की गई। अब देखिए इन सब का जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि कोणीय संवेग है, सबका अलग अलग होगा। सबका अलग अलग होने के कारण ही इसको SPDF कहा गया। अब जैसे देखिए L का मान अगर 0 हो, मैं S के लिए बात कर रहा हूँ कि S का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L + 1 h बार। अब आप यहाँ देखिए जो L है, ये स्मॉल l है, S के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम अगर L = 0 यानी कि अगर हम S के लिए एंगुलर मोमेंटम देखें तो क्या होगा। यहाँ देखिए एंगुलर मोमेंटम = √0 0 + 1 h बार। क्या आएगा यहाँ? केवल h बार हो जाएगा। ये जो h बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका L = 0, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये S सबसेल को कंसीडर कर रहा है। आइए इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम = √l। स्मॉल l का मान S के लिए 0 + 1 h बार। जाहिर सी बात है टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर हम बात करें P के लिए, तो P के लिए L का मान 1 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं P के लिए L का मान 1, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है √1 1 + 1 h बार, यानी क्या हो गया? √2 h बार। अब देखिए S के लिए 0 है, यानी कि जो एनर्जी है, जो एंगुलर मोमेंटम है, जिस इलेक्ट्रॉन को S में रखा गया उसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग प्रकार की है, भले ही वो एक किसी पर्टिकुलर कोष में उपस्थित हो। जैसे एक ही तरह की एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, उसे पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम वाले कोष में रखा। तो वो क्या है? S में रखेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। अब जैसे देखिए इसका है √2 h बार, तो जो P वाले हैं, P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, तो जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है वो यहाँ पर भी हो सकता है, उसी की एनर्जी का उतनी ही एनर्जी एंगुलर मोमेंटम वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसे हमने P में ही रखा है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम D की बात करें तो L बराबर ये हो जाएगा 2, देन 2 + 1, ये हो गया 6
√6h²। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे L बराबर 3 के लिए तो ये हो जाएगा 3 + 1h²। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4। जो तीसरी क्वांटम संख्या है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसी को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए आप लोगों ने जब बोर का एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ लेंगे तो उसमें एक अपवाद था जिसको ज़ेमान और स्टार्क ने सही किया था। असल में जिस फाइन लाइन के बारे में बताया गया था, यदि उसको हम मैग्नेटिक लाइन में, मैग्नेटिक एरिया क्रॉस सेक्शन में ले जाते हैं तो वो कई लाइन में डिवाइड हो जाती है। दरअसल वो वास्तव में ये बताता था कि ये जो कोस और उपकोस हैं उसके लिए जो प्लेस हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम जब उपकोष की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर कोष में उपकोष होता है, लेकिन उस उपकोष में भी कुछ ऐसी जगह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन विशेष रूप से एक पर्टिकुलर स्थिति में पाए जाते हैं और उन्हें हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं S की बात करूं तो जो S उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के लिए केवल एक ऑर्बिटल है। देखिए ऑर्बिटल इज ए प्लेस इन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल किसी परमाणु में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो ज़्यादा होती है। तो जो S होता है, एक S उपकोष में जो कक्षक होते हैं वो केवल एक होते हैं। इसीलिए S के लिए मान लीजिए कि S है तो S उपकोष के लिए m का मान 0 होता है, यानी कि जो उसमें ऑर्बिटल है वो केवल एक ही है। जैसे S का उपकोष है वैसे ही उसका ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल को, जिसको हम लोग ब्रैकेट वाला दिखा रहे हैं, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जा सकते हैं। और एक खास बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सेकेंडरी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। यानी m के लिए जो l का मान होगा वो -l से 0 + l होगा। अब मान लीजिए कि अगर हम कहें S, तो S का मान तो L जो S है ये S, इसके लिए L का मान तो 0 ही होता है, तो इसीलिए m का मान भी S के लिए 0 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें P का, तो P का जो मान होता है उसके लिए L बराबर 1 होता है। L बराबर 1 यानी कि P। अब देखिए कि जो L का जो मान है ये 1 है, तो ये बोल रहा है -l से 0 और फिर +l, तो ये मान कितना है 1। तो ये देखिए ये -1 से 0 और +1। दरअसल ये जो ये एक तरह का ओरिएंटेशन है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, किसी परमाणु में उपकोष के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उपकोष होते हैं, जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके ओरिएंटेशन, उनके अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है कि भाई पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा और बीच में कौन सा स्थित होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है -1। इस -1 का अर्थ ये है कि एक प्रकार का यहाँ पे ये ऑर्बिटल है जिसे हम px नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। 0 py को इंडिकेट कर रहा है और +1 pz को इंडिकेट कर रहा है। जनरली जब भी हम इसको कॉन्फ़िगरेट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हैं, तो -1 0 +1 px py और pz के लिए है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा, -1 होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, इन दोनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 होगा। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैं D की बात करूं तो D का मान जो होता है L बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ भाई -1 से 0 और +l,
-l 0 + l। तो यहाँ पे l का मान जब 2 हो जाएगा तो ये -2 0 और फिर +2, यानी -2 -1 0 +1 +2। और इसको ये ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रहा है dxy yz xz dx² y² dz²। तो इन सभी में उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। और ये भी बताता है कि एक कक्षक जो होता है, एक ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अब आप यहाँ देखिए, अगर हम f की बात करें तो उसके लिए l का मान 0 होता है, तो -l = 3 और +l यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगेन अगर इसमें हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम सब में भर दें तो इस तरह से ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये भी बताता है कि किसी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में कितने हो गए, f में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि किसी उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स हैं। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके दुगने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके जस्ट डबल उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे d में 5 हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, f में 7 ऑर्बिटल्स हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए जनरली होता क्या है कि हम लोग p ऑर्बिटल को px py pz से दिखाते हैं और इसको -1 0 +1 दिखाते हैं। लेकिन कुछ नई खोज है, कुछ नई कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग ये जो pz होता है इसकी वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है इसकी pz की 0 होगी, यानी ये जो pz है यहाँ पर होगा, px +1 है यानी कि px यहाँ पर होगा और py -1 यानी कि py यहाँ पे होगा। तो ये न्यू कन्वेंशन है, न्यू एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जनरली इसे px py और pz द्वारा दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ हम dxy yz dxz dx² y² और dz² को -2 -1 0 +1 और +2 से इंडिकेट करते हैं। लेकिन न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग dz² 0 होता है, dxz +1 dyz -1 और dx² y² +2 होता है, dxy -2 होता है। और सबसे एक खास बात और है कि जो m का मान है वो l के मान से देखिए किस तरह से रिलेटेड है। जो m का मान होता है वो 2l + 1 होता है। जैसे किसी भी का भी m का मान देखेंगे तो वो 2l + 1 होगा। कैसे, जैसे हम बात करें s के लिए तो s का जो मान है l के मान के लिए 2 × 0 + 1, तो ये 2 × 0 ये 0 हो गया +1, यानी s के लिए जो m का मान होगा वो 1 होगा, यानी कि केवल इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर हम p के लिए बात करें तो इसके लिए जो m का मान होगा 2 × 1 + 1 यानी 2 और 1 3 हो गया। और वही क्या है px py pz 1 2 3। m का मान d के लिए कितना हो जाएगा, d के लिए देखिए m का मान d के लिए 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए l का मान d के लिए 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए l का मान 2l + 1 कैसे होगा, 2 × 2 + 1 दैट इज 5, यानी d में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं। अगर हम बात करें f सबसेल की, f सबसेल में अगर देखेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 2l + 1 यानी 2 × 3 + 1, तो 6 + 1 = 7। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो f सबसेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए जो चौथी क्वांटम संख्या है उसको हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको s से या ms द्वारा इंडिकेट करते हैं। देखिए
आपने मुख्य क्वांटम संख्या से ये जाना कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंडरी क्वांटम संख्या से ये जाना कि किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या से ये जाना कि उपकोष के कौन से कक्षकों में, कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी पर्टिकुलर SPDF इन उपकोषों में किसी भी ऑर्बिटल्स में किस तरह से रहते हैं, किस तरह वो घूमते हैं, किस तरह का उनका स्पिन होता है, इसके बारे में जो क्वांटम संख्या सूचना देती है उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। स्पिन से इंडिकेट हो उसके स्पिन को बता रहा है, चक्रण का अर्थ है कि उसके चक्रण को बता रहा है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो तरह से मूव करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ और ऑन द एक्सिस मूव करता है। तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम संख्या ये बताता है कि किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिकतम मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और दोनों अलग अलग दिशा में एडजस्ट करते हैं। देखिए, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक क्लॉकवाइज घूमता है और जो क्लॉकवाइज घूमता है उसका जो क्वांटम नंबर है उसे हम +1 द्वारा इंडिकेट करेंगे, और जो अपोजिट, देखिए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज +½ से इंडिकेट करेंगे, और जो वामावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की दिशा के विपरीत घूमता है, उसे -½ द्वारा इंडिकेट करेंगे। ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो यदि क्लॉकवाइज घूमता है, इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन यदि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्लॉकवाइज घूमता है तो इसे हम +½ द्वारा इंडिकेट करेंगे। यदि किसी ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसे हम -½ द्वारा इंडिकेट करते हैं। देखिए, तीनों प्रकार की जो क्वांटम संख्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको श्रोडिंगर ने तो खोज ही लिया था। यही सब श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है उसके द्वारा इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है।